नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक जितने राष्ट्रपति हैं उनका शासनकाल और उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति याद करने के लिए मैं आपको एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं, ध्यान देना। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निखरी, प्रणव की आराम से द्रौपदी को देखकर। ये लाइन आप याद रखना। इस लाइन में भारत के सारे राष्ट्रपति आ गए। बात करते हैं अपन एक एक के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें राजेंद्र से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल रहा है 1952 से 1962। राधा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल रहा है 1962 से 67। इसके बाद में जाकर से बनेगा जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा 1967 से 69। अब देखो इनका कार्यकाल 2 साल ही कैसे रहा है, क्योंकि 1969 में पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उस समय वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अगले राष्ट्रपति आते हैं वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी। इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 74। अगले राष्ट्रपति आते हैं अपने फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल आता 1974 से 77। ये भी बीच में निपट जाते हैं। इनके मरने के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं बीडी जत्ती। इसके बाद में आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल आता है 1977 से 82। इनके बाद में आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल आता है 1982 से 87। ज्ञानी जेल सिंह के बाद में आते हैं आर वेंकटरमन, इनका कार्यकाल आता है 1987 से 92। आर वेंकटरमन के बाद में आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल आता है 1992 से 97। इनके बाद में आते हैं के आर नारायणन। इनका कार्यकाल आता है 1997 से 2002। के आर नारायण के बाद में आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम।
इनका कार्यकाल आता है 2002 से 2007। इसके बाद में आते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होती हैं, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। फिर प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल आता है 2012 से 17। आराम से बनेगा अपने रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, इनका शासनकाल आता है 2017 से 2022। और इसके बाद में द्रौपदी मुर्मू, इसका शासनकाल है 2022 से लगातार। तो ये एक लाइन में अपने राष्ट्रपति हो गए। एक बार फिर से मैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में रिपीट कर देता हूँ। देखना, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निखरी प्रणव की आराम से द्रौपदी को देखकर। यानी कि प्रणव की जो प्रतिभा निखरी है वो किसको देख करके निखरी है? द्रौपदी को देख करके। और राजेंद्र की राधा है, राधा किसकी है? राजेंद्र की। वो जाकर के गिरी है, कहाँ गिरी है? फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद, राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, रमा से आर वेंकटरमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से के आर नारायणन, कलम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणव से प्रणब मुखर्जी, आराम से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी से द्रौपदी मुर्मू। तो ये आप याद रखें, इनका शासनकाल आप याद रखें। अब अपन बात करते हैं एक एक राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका शासनकाल आता है, कार्यकाल आता है 1952 से 1962। देखो, बात की जाए तो इन्हें वैसे तो जब देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन इन्हें राष्ट्रपति का पद दे दिया गया था। लेकिन इस समय राष्ट्रपति का पद इन्हें दे दिया गया था, उस समय ये थे मनोनीत राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति थे? मनोनीत राष्ट्रपति। इसके बाद में आपको पता होगा, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में। प्रथम आम चुनाव कब हुए? प्रथम आम चुनाव, ये भी अच्छी चीज़ है। प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में, और आम चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। तो इनका जो कार्यकाल आता है वो निर्वाचित कार्यकाल इनका आता है, जबकि 1950 से 1952 2 साल तक ये मनोनीत कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं। तो इनके बारे में अपन बात करें, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो भारत के निर्वाचित और मनोनीत, भारत के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के राष्ट्रपति, दोनों प्रकार के राष्ट्रपति, यानी ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। दूसरा अपन इनके बारे में बात करें तो इन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है। बाबू, बाबू के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बाबू के नाम से। देखो, ये जो शब्द आजकल बहुत फेमस है, सोना बाबू, आप वाला बाबू नहीं है जिसको आप पूछते रहते हो ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो बाबू नहीं है, राजेंद्र बाबू है। कौन से बाबू हैं? राजेंद्र बाबू। बाबू शब्द का प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा है, क्रेज में होता है ना, कभी कभी समय के अनुसार हर कोई चीज़ क्रेज में होती है, तो आजकल ये क्रेज में चल रहा है बाबू।
इसके बाद में अपन इनके बारे में बात करें तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनके बारे में बात करें तो, और यहाँ से बात करें तो इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न से नवाजा गया। यहां से देखो अपन थोड़ा सा चलते हैं भारत रत्न के ऊपर। भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। अपन ने बात की थी इसके ऊपर जब अपन मूल अधिकार पढ़ रहे थे, वहां भी अपन ने बात की थी कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है वो अनुच्छेद 18 की अनुपालना में दिए जाते हैं। तो वहां पर भी अपन ने थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन किया था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में। शुरुआत कब हुई इसकी? 1954 में। और जब 1954 में शुरुआत हुई तो सबसे पहले यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसके बारे में सबसे पहले थे राजेंद्र प्रसाद। 3 व्यक्ति जो साथ थे, तो एक थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरा यहां से अपन बात करें तो दूसरे थे सीवी रमन, और तीसरे व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो पहली बार भारत रत्न वो 3 व्यक्तियों को, राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रह चुके हैं। सीवी रमन ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। इन्हें 1900 नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1930 में। नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1930 में। रमन इफेक्ट, प्रकाश प्रकीर्णन का सिद्धांत इन्होंने दिया था भौतिकी के क्षेत्र में, और पहले वैज्ञानिक भारत के बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी, जिनका पूरा नाम होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल ये बने थे। तो ये अपन ने बात की भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिनका शासनकाल अपन ने देखा 1952 से 62। और यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को इन्हें राष्ट्रपति पद पे मनोनीत किया गया था। लेकिन जैसे ही 1952 में प्रथम आम चुनाव होते हैं तो इनका चुनाव हो जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। तो ये भारत के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के राष्ट्रपति हैं। इन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है, यानी राजेंद्र बाबू इनका प्रचलित नाम है। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रह चुके थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रह चुके थे। इन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति भी बने हैं 1950 में बन गए थे वैसे मनोनीत तौर पे, और निर्वाचित तौर पे 1952 में बने थे, और 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 कार्यकाल, लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले, लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, यानी एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। फिर यहां से अपन बात करेंगे दूसरे राष्ट्रपति के बारे में। तो दूसरे राष्ट्रपति अपने कौन से आते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति के बारे में। पहले अपने राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अपन बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1962 से 1967। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति यानी जब राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो ये भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं। ये भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं। गैर राजनीतिक का मतलब होता है कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। गैर राजनीतिक का मतलब यानी इनका बैकग्राउंड है वो राजनीति से नहीं आता था, गैर राजनीतिक हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर, और इसे किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये स्वयं राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले अध्यापक रहे हैं, और तो इनका जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति अपने आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अपन बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1967 से 1969। अब देखो, सामान्य तौर पे राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया, और राष्ट्रपति बनने के 2 वर्ष बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। देखो, ये नाम लिखते ही मुझे पता आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा वर्ग होता है? सही है ना? अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में अपन बात करें तो वह वर्ग जिसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 50% से कम है। यानी ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग, ऐसा समाज जिसकी कुल जनसंख्या देश की जो कुल जनसंख्या उसका 50% से कम है, ऐसे वर्ग को अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में रखा जाता है। अब थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे अपन भारत की बात करें तो भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिंदू हैं। भारत की कुल आबादी का 70% लोग क्या हैं? हिंदू। तो अब अपन यहाँ से बात करें तो भारत में अपन कौन से ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अपन अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में रख सकते हैं? तो यहाँ से अपन बात करें तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 ऐसे समुदाय हैं भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में आते हैं। कौन से? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। तो भारत में आपसे पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। इनमें से सबसे नवीनतम अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो सबसे नवीनतम अल्पसंख्यक समुदाय है जैन समुदाय। कौन सा समुदाय है? जैन समुदाय। क्योंकि जैन समुदाय है, इसे अभी 2014 में अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो जैन समुदाय इसे कब शामिल किया गया? 2014 में। तो अपन आते हैं वापिस से टॉपिक में। भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। या यहां से अपन बात करें भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति।
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान या पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति। तो पद पर रहते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां से अपन बात करें कि जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति उस समय कौन थे? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। वीवी गिरी को क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई कि भारत में राज अंतराल नहीं है। भारत में क्या नहीं है? राज अंतराल नहीं है। राज अंतराल का मतलब है कि किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद तो वैसे भी खाली है क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है और उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इन्होंने भी क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और ऐसी स्थिति में भारत के दोनों सर्वोच्च पद खाली हो गए। ऐसी स्थिति में भारत के दोनों सर्वोच्च पद खाली हो गए। दोनों सर्वोच्च पद कौन से? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि ना तो अपने पद पे राष्ट्रपति है और ना अपने पद पे उपराष्ट्रपति है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो तीनों पदों पे कार्य करता है। जब राष्ट्रपति भी नहीं है, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो दोनों जो संवैधानिक पद हैं वो खाली हो गए। तो तीसरा जो बड़ा पद आता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का आता है। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। तो यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां जो उस समय भारत के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने क्या किया? तीनों पदों पे काम किया। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो तीनों पदों पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, जिन्होंने जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद और वीवी गिरी के अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद में भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तीनों पदों पर कार्य किया है। तो ये थे अपने जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, भारत के यहाँ अपन कहें प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद में अगले राष्ट्रपति अपने आते हैं वीवी गिरी। तो बात करते हैं वीवी गिरी के बारे में। अगले राष्ट्रपति आते हैं वीवी गिरी, जिनका पूरा नाम है वेंकट वराह गिरी। पूरा नाम क्या होता है? वेंकट वराह गिरी। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं अपने, अपना पेन और रजिस्टर अपने साथ रखें और अपने नोट्स तैयार करते रहें। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। वीवी गिरी। वीवी गिरी के बारे में बात करें तो वीवी गिरी का कार्यकाल आता है 1969 से 1974। इनके बारे में अपन बात करें तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और इनके बारे में बात करें तो द्वितीय चक्र की मतगणना में
द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था द्वितीय चक्र की मतगणना कैसे करवाई जाती है। जब अपन राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली पढ़ रहे थे उस समय अपन ने डिटेल से इसके बारे में जिक्र किया था। तो अगर द्वितीय चक्र की मतगणना आपको समझ में नहीं आई है तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में जाकर के वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो वीवी गिरी के बारे में बात करें तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति आते हैं अपने फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1974 से 77। अब देखो इनका भी 3 साल का ही आता है। इनका 3 साल का क्यों आता है? क्योंकि इनकी भी बीच में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले भारत के दूसरे अल्पसंख्यक या अपन कहें मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे अल्पसंख्यक या मुस्लिम राष्ट्रपति। और इनके बारे में बात करें तो पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति। पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति 1977 में। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति तो कौन हो गए? वीवी गिरी। और भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो गए? बीडी जत्ती। फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करें तो इनके कार्यकाल में 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल की घोषणा। तो आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल की घोषणा भी किसके काल में हुई थी? फखरुद्दीन अली अहमद के काल में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा अपने जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां वहां पे कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति अपने आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो अब अपन बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। तो कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति कौन है? अपने फखरुद्दीन अली अहमद। और अब अगले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल जो अपना आता है 1977 से 1982। देखो ये ऐसे राष्ट्रपति हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। दूसरा अपन इनके बारे में बात करें, प्रथम बार
राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। अब देखो आप बोले सर ये कैसे हो गया, जब राष्ट्रपति का चुनाव भी हार गए, निर्विरोध भी निर्वाचित हो गए। तो भाई साहब समय कभी भी पलटी मार सकता है, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। सुना ना आपने, नहीं सुना तो सुन लेना। हुआ क्या, प्रथम बार तो इन्होंने वीवी गिरी के सामने चुनाव लड़ा था। किसके सामने, वीवी गिरी के सामने, वहां पे हार गए। लेकिन उसके बाद में 1977 में जब दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उस समय निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो बोले साहब पहली बार हार गए तो इस बार निर्विरोध कैसे निर्वाचित हुए। तो मैं आपको बता देता हूं, जब इस समय राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो राष्ट्रपति के चुनाव मैदान में 37 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 37 उम्मीदवार। सरपंच को सो चुनाव बना दियो, क्या बना दियो, सरपंच को सो चुनाव। लेकिन देखो जब भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जिकन कहना आपने मारवाड़ी भाषा के मां बिल्ली के भाको छिको टूटनो, वो अठे टूट्यो। क्या टूट्यो, इन 37 में से 36 उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। 37 में से कितने उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 36 के। अब एकमात्र व्यक्ति बचे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। तो अपने आप चुने गए ना निर्विरोध। तो इस प्रकार ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो देखो वर्तमान में तो अगर अपन पढ़े कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, तो वर्तमान में तो नाम आता है अपने वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू का। तो द्रौपदी मुर्मू से अगर पहले की बात करें तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति बनते समय इनकी उम्र कितनी थी, तो आपको भी ताज्जुब होगा, राष्ट्रपति बनते समय ये बहुत युवा थे। मात्र 65 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बन गए थे। मात्र कितने वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बन गए थे, 65 वर्ष की आयु में। अब साहब 65 वर्ष का युवा थोड़ी होता है, युवा ही होता है भाई साहब। भारत में लोग बूढ़े होते ही नहीं, भारत में या तो होते हैं जवान या फिर होते हैं भूतपूर्व नौजवान, दो ही प्रकार के लोग होते हैं, बूढ़े तो होते ही नहीं अपने यहाँ पे। तो राष्ट्रपति बनते समय कितने साल के थे, 65 साल के थे। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बात करें तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। अब आ नहीं बोला कठिया आ गई, गैर कांग्रेसी क्या है रे, गैर कांग्रेसी होने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं था, यानी कांग्रेस पार्टी के ये कभी भी सदस्य नहीं रहे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम बार राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। द्रौपदी मुर्मू को छोड़ दिया जाए तो सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में अगले राष्ट्रपति के ऊपर अपन बात करते हैं डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, अगले राष्ट्रपति कौन आते हैं, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1982 से 87, 1982 से 87। जेल सिंह के बारे में बात करें तो ये देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति, यानी सिख समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अब अपन इनके बारे में बात करें तो इनके ऊपर सर्वाधिक बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले
एकमात्र राष्ट्रपति। देखो पॉकेट विटो या जेबी विटो के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अपने पढ़ी थी राष्ट्रपति की शक्तियां, और उसमें अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 111, जिसमें अपन ने पढ़ी थी राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्तियां। और निषेधाधिकार की शक्तियों में अपन ने 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ी थी, आत्यंतिक विटो, निलंबनकारी विटो और जेबी विटो। तो वहां पे मैंने पूरी तरह से समझाया था जेबी विटो क्या होता है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो वहां पे जाकर के आप पूरी तरह से इसे समझ सकते हैं कि जेबी विटो क्या होता है। अब बात ये आती है कि इसने जेबी विटो का प्रयोग क्यों किया और किस विधेयक पे किया। तो इन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया था डाकघर विधेयक पर। कौन से विधेयक पर किया था? डाकघर विधेयक पे किया था 1986 में, 1986 में। अब हुआ क्या, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। आपको पता होगा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी की क्या कर दी जाती है? हत्या। क्यों कर दी जाती है, इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है। अपन थोड़ा सा देखो बैकग्राउंड में चलते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आपको पता है ना, संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। देखो मैं 2 चीजें बार बार बताता हूं। संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, और इतिहास में राजपूताना के साथ में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का नाम आए तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि दोनों के अलावा तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, संक्षेप में मैं बताऊंगा, विस्तार से चर्चा अपन जब भारत के प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब करेंगे। तो इसके तहत इसने क्या किया था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। और आपको पता होगा स्वर्ण मंदिर में इसने भारतीय सेना को भेज करके अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, और वहां पे लगभग 5000 लोग मारे गए थे, जिनमें से मंदिर में दर्शनार्थी जो थे सिख समुदाय के, वो लोग भी शामिल थे। और इस घटना के बाद में पूरा का पूरा सिख समुदाय है वो इंदिरा गांधी के विरोध में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी को धमकी भरे पत्र लिखे कि हम इंदिरा गांधी की हत्या करेंगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत आदेश पारित किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार में जितने भी सिख अधिकारी हैं सबको जबरदस्ती रिटायर कर दो। आप क्या कर दो? जबरदस्ती रिटायर कर दो। जो अंजाम होगा बाद में देखा जाएगा, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी सिख अधिकारी थे सबको रिटायर कर दिया। लेकिन उसने बड़ी बेवकूफी की, 3 को छोड़ दिया जो इसके अंगरक्षक थे, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और केरो सिंह। इसने कहा कि ये मेरे 3 विश्वास पात्र हैं। लेकिन आपको पता है आज के जमाने में विश्वास ही विश्वासघात है। विश्वास ही क्या है? विश्वासघात है। तो इन तीनों को इसने छोड़ दिया, और इन तीनों ने क्या किया, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इन्होंने इंदिरा गांधी के शरीर में 42 गोलियां दागी थी। कितनी गोलियां दागी थी? 42, 42 गोलियां, और इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी छलनी कर दिया। इस घटना के बाद में अब देखो उस समय राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। कौन से समुदाय से? सिख समुदाय से। तो इंदिरा गांधी के मरने के बाद में जब भारत में प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री थे, उन्होंने कमिटमेंट किया था सिख समुदाय को लेकर के कि सिख जो हैं वो सभी आतंकवादी हैं। सिख क्या है? आतंकवादी। और सबसे बड़ा आतंकवादी तो भारत का राष्ट्रपति है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो क्या है? भारत का राष्ट्रपति। तो जब ये बात आई, देखो देश का गरिमामय पद है, राष्ट्रपति का पद है, इतनी बड़ी बेइज्जती होती है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पत्र लिखा राजीव गांधी को कि आप अपने मंत्रियों की जबान को कंट्रोल करें। भाई साहब, आपके मंत्री है ना, राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई नहीं हुई इस मंत्री के ऊपर। और आपको पता है इंसान इंसान होता है, बदले की भावना इंसान में हमेशा होती है। अभी होती है, आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले एक ने, वो आफ्ताब नाम का जो था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए। बताओ जी, ऐसा कोई करता है क्या? तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इसने कहा कोई बात नहीं, कभी तो अपना भी टाइम आएगा, कभी अपना टाइम
आएगा, और मैं बोल रहा हूं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ रहा है। तो लगे हाथ इसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक विधेयक पारित किया, डाकघर विधेयक, और डाकघर विधेयक के ऊपर ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। यानी जेबी वीटो का प्रयोग मतलब होता है ना तो उस पर उसने अपनी सहमति दी ना असहमति दी, अपनी पॉकेट में डाली, और आज तक ये विधेयक पारित ही नहीं हुआ, आज तक पारित नहीं हुआ। जेबी वीटो का प्रयोग जिस विधेयक पे हो जाता है वो विधेयक कभी पारित हो ही नहीं सकता बाद में। तो ये बदला लिया था ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी से। आप मत ले लेना किसी से, बुरी चीज होती है बदला लेना। तो ज्ञानी जेल सिंह के बारे में बात करें तो देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले जो राष्ट्रपति आते हैं अपने आर वेंकट रमन। अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। देखो आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन के कार्यकाल के बारे में अपन बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1987 से 1992। इनके ऊपर कोई ज्यादा खास क्वेश्चन है वो बनते नहीं है, पूछे नहीं गए हैं। इनके ऊपर लगातार एक ही क्वेश्चन आता है कि आर वेंकट रमन जो है वो देश के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति हैं, देश के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, यानी ये राष्ट्रपति बनते समय सबसे बूढ़े व्यक्ति थे। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल आता है 1992 से 97। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों ने सबसे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निर्वाचन में भाग लिया था, क्योंकि आपको पता है 1991 में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया, और 1992 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो सबसे पहले दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निर्वाचन में भाग लिया था। तो दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों ने सबसे पहले इनके निर्वाचन में भाग लिया। वैसे मैं आपको बता दूं ये राजस्थान के जीजाजी हैं, इनके निर्वाचन में भाग लिया। अब बोलोगे राजस्थान के जीजाजी कैसे हैं, तो इनका ससुराल जयपुर में भाई। अपने तो जीजाजी पल्ले पड़े, एक तो वो आपको पता है ना रामायण काल में रावण वो भी अपने जीजाजी बन के गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी मंडोर से थी, और ये भी अपने जीजाजी रहे। अपने तो खैर क्यों रहे लेकिन राजस्थान के रहे, जो भी है। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति आते हैं अपने के आर नारायणन। अगले राष्ट्रपति कौन आते हैं, के आर नारायणन। के आर नारायण के बारे में बात करें तो इनका जो शासनकाल आता है वो आता है 1997 से 2002, और ये हैं देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बात करते हैं अपन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम होता है अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अब आप बोलोगे जरूर कि एक बार दोबारा बताओ, तो इनका पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दो 2002 से 2007 पूरा नाम इनका होता है अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एक ही आदमी का नाम है भाई, कभी आप सोचो 4-5 मिलके होंगे। इनके बारे में बात करें तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बात करें तो देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन हुए? एपीजे अब्दुल कलाम। और बात करें तो देश के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, देखो मैंने आपको बताया कि ये देश के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए और वहां पे बताइए कि देश के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। मैंने ऊपर आपको राष्ट्रपति पढ़ा दिए हैं, उनमें से आपको पढ़ के कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करना है कि देश के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। तो इनके बारे में बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, पूरा नाम है इनका अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ये इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रह चुके हैं, देश के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद में बात करते हैं तो अगले राष्ट्रपति अपने आते हैं, वो आते नहीं है, वो आती है प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल आता है 2007 से 2012 और ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है लक्ष्मी सहगल। कौन है? लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के सामने चुनाव लड़ा था और हार गई थी। तो आप इसे भी याद रखें, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला लक्ष्मी सहगल है और राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल है। प्रतिभा पाटिल के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। राजस्थान की क्या थी? राज्यपाल। तो अब ये भी आप मुझे बताएंगे कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है, यानी वह प्रथम महिला जो भारत की पहली किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो उसका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है वो देश के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है और ये राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति के बारे में अपन बात करें तो अगले राष्ट्रपति आते हैं प्रणब मुखर्जी। अगले राष्ट्रपति मैं यहां लिख देता हूं, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल आता है 2012 से 2017। प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करें तो ये देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे देश के, देश के बड़े अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस से के कार्यकाल में। इसके बाद में अपन बात करें तो अगले राष्ट्रपति अपने आते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का शासनकाल आता है 2017 से 2022। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। इनका संबंध कहां से आता है? उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और अगले अपने राष्ट्रपति आती हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल है 2022 से लगातार। अब कोई ये मत कर देना 2022 से 27 कि गुरुजी लगातार की यहाँ 5 साल तो 27 में उसी बेटा बीच में टपक जा जाना। अपन थोड़ी बेरा काल क्यों जाए। कल ही अखबार की बड़ी बड़ी हेडिंग आई, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निधन। हालांकि आएगा नहीं, आप टेंशन मत लेना। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो ये प्रथम दलित महिला है, प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति हैं, या प्रथम आदिवासी महिला अपन इसे कहें, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और इनके बारे में बात करें तो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति, देश की सबसे युवा राष्ट्रपति। युवा बहुत है भारत में, अपने सारे नेता युवा ही हैं अभी तक। और बात करें इनके बारे में तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति। तो ये तो थे अपने राष्ट्रपति, देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ये अपने राष्ट्रपति यहाँ पे आज कंप्लीट होते हैं। एक और टॉपिक अपना संविधान का यहाँ पे पूरा होता है, राष्ट्रपति। अगले टॉपिक पे अपन बात करेंगे उपराष्ट्रपतियों के बारे में। तब तक के लीजिए दीजिए विदा, नमस्कार।